और क्योंकि वैदिक मंत्रोच्चार भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग है और इसके साथ एक ऊर्जा की एक संचार होता है। संगम की ऊर्जा हमें कहाँ से मिली? रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने संगम के बारे में कैसे सोचा? मुझे लगता है ये बताना आपको बहुत जरूरी है। और उसके लिए जी हाँ, उसके लिए जिन्होंने इस संगम को सूत्र में पिरोया है, हम बुलाना चाहेंगे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ हर्ष भंडारी साहब को। प्लीज मंच पर आएं। हर्ष को हम आमंत्रित करते हैं क्योंकि वो आपको समागम के बारे में, संगम के बारे में बता सके। और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने इतने कॉन्क्लेव्स किए हैं, लेकिन संगम की शुरुआत कैसे हुई? हर्ष प्लीज। नमस्कार, नमस्ते। आप सभी का कैनरा बैंक रिपब्लिक संगम साहित्य और शक्ति पे स्वागत है। मैंने 2-3 स्क्रिप्ट लिखी है और मैंने सोचा मैं क्या बात करूं। मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे को फिर रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं आज बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर मिस्टर गजेंद्र शेखावत जी का, बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और सोनल मानसिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आके हमारी शोभा बढ़ा दी इस मंच पर। अर्नब गोस्वामी जी, हमारे एडिटर इन चीफ, को फाउंडर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम की तरफ से कि आज आपने हमें मौका दिया इस मंच को बनाने का और सजाने का। रिपब्लिक भारत राष्ट्र सर्वोपरि हमारा मिशन है, हमारा ध्येय है, और इसी सोच से हमने ये देश का सबसे बड़ा कल्चर फेस्टिवल संगम साहित्य सुर और शक्ति आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहूँगा जिन्होंने मिल के इस मंच को आज पॉसिबल किया है हमारे देश भर में सभी दर्शकों के सामने लाने का। और ये जो पूरी जर्नी है हमारी संगम की, मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा उस जर्नी के बारे में कि सपनों की राहों में हम चल पड़े, सपनों की राहों में हम चल पड़े और बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने आई, लेकिन हम उस मुकाम पर पहुंचने से नहीं डरे। कला का सही संगम वो है जो दिल से तय किया जाता है, और जो इस राह पे चल दिए वो सभी लोगों को आज आप इस संगम के मंच पे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू वेरी मच। और संगम की मुझे लगता है क्योंकि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरुआत हुई है, तो वो ऊर्जा हमारे जो लोग यहाँ पर अतिथि बैठे हैं उनमें थोड़ी दिखनी चाहिए। तो तालियों के साथ एक बार ज़रा संगम की शुरुआत को बढ़ाते हैं। और इट्स अ फुल हाउस, सुबह सुबह आप लोग सब आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो खास शख्सियत हमारे बीच है, अब उनसे शुरुआत करें। जी हाँ, सौम्य और मृदुभाषी जिनकी पहचान है, साहित्य और संस्कृति जिनकी जान है, और मोदी सरकार के सबसे मजबूत मंत्रियों में से एक, अंदाज जिनका बिल्कुल देसी है। स्वागत है केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। सर, अनुरोध करते हैं आपसे, आप मंच पर आएं और 2 शब्द कहें। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं रिपब्लिक भारत का कि उन्होंने इतने सुंदर परिवेश में ऐसे सुरम्य वातावरण में और एक ऐसे कैंपस में जहां आकर के हर एक भारतीय अपने आप को भारतीय होने पर गर्व कर सकता है। भारत के बदलते हुए परिदृश्य का जिस जगह पर दर्शन हो सकता है
ऐसे अनेक जगहें देश भर में हो सकती है, लेकिन उनमें से एक इस सुंदर परिसर में ये कार्यक्रम आज भारत के साहित्य, भारत के सुर और शक्ति, इन तीनों पर आयोजन किया है। मैं हृदयपूर्वक हर्ष भंडारी जी का और मेरे मित्र अर्नब गोस्वामी जी का और पूरी टीम का इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में आज हम सब के बीच में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और इस देश के संस्कृति की एक बड़ी फ्लैग बेयरर आदरणीय सोनल मानसिंह जी उपस्थित हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। मैं उनका भी अल सुबह इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, भारत का साहित्य यदि उसकी चर्चा करना प्रारंभ करें तो वैदिक काल से प्रारंभ होती है, लेकिन कालांतर में भारत की प्रगति और भारत के ऐश्वर्य और भारत की बौद्धिक संपदा, इन तीनों को देखकर भारत को जानने के लिए जो लोग पूरी दुनिया से भारत में आए और भारत की स्थाति की जानकारी विश्व भर के बनेक लोगों को हुई, तब भारत की सभ्यता और संस्कृति इस उत्कर्ष से जलन रखने वाले ऐसे बहुत सारे लोग आक्रांता के रूप में भारत में आए और मानव सभ्यता के लिए हजारों साल के उस शोधपरक साहित्य जो हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों में, हमारे मंदिरों में परंपरागत रूप से रचित था और संरक्षित था, उस सब का सुनियोजित रूप से विनाश किया गया। जैसा कहा जाता है कि नालंदा के विश्वविद्यालय में जब आक्रांताओं ने उसे आग की भेंट चढ़ा दिया, उसके बाद में इतनी पुस्तकें जली, इतनी मैन्युस्क्रिप्ट्स जली कि वो ज्वाला अगली बरसात तक यानी 8-9 महीने तक निरंतर प्रज्वलित होती रही। और इस तरह के आक्रांताओं के कारण से, इस तरह के आक्रमणों के चलते हुए भारत में लिखित साहित्य की जगह श्रुति की परंपरा प्रारंभ हुई और इस श्रुति की परंपरा ने, जो हमारे यहाँ ऋषियों मनीषियों को मंत्र दृष्टा ऐसा कहा गया, उसको एक नई सार्थकता और नई परिभाषा दी। भारत में वैदिक मंत्र जिनका उच्चारण अभी किया गया, ऐसे सभी वैदिक मंत्रों को रचयिता, ऋषियों मनीषियों को मंत्र रचयिता के रूप में नहीं, मंत्र दृष्टा की ऐसी संज्ञा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभूत ज्ञान, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, उस ज्ञान को अनुभव करने के बाद में शब्दों में पिरोया था। इसलिए उस देखे हुए ज्ञान को शब्दों में पिरोने के कारण से उनको मंत्र दृष्टा ऐसा कहा गया था। लेकिन कालांतर में आक्रमणों के बाद जिस तरह से हमारे लिखित साहित्य को नष्ट किया गया और उसके बाद की मजबूरी के चलते हुए हमारे यहाँ श्रुति की परंपरा आई और उस परंपरा के अधीन लोगों ने स्मरण करके और उन मंत्रों को अपने मानस पटल पर अंकित करके रखा। ये नई परिभाषा भारत की उस श्रुति परंपरा में मंत्र दृष्टा ऐसा ऋषियों को, हमारे स्कॉलर्स को कहने की उस समय से प्रारंभ हुई और वो